के ड्यूरेशन में शायद तक नहीं पढ़ाया गया था, वो पॉइंट और यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, जिसमें बच्चों को जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे, मैं उनकी बात कर रही हूँ सिर्फ, जिन्होंने नहीं पूछे उनको तो क्या ही कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का वो आपको नहीं बताया गया था जब हमने प्रैक्टिस से पहले जब थ्योरी पढ़ी थी। तो वहाँ पे ये जो ओमेगा पार्ट है, इस ओमेगा पार्ट के बारे में अगर बात करें तो ये होता है इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला जिसे कहा जाता है, वो होता है आपका फाई। सपोज कोई एसएचएम मीन से स्टार्ट ना होके इनिशियली किसी ना किसी पॉइंट पे से स्टार्ट हो रहा है, किसी ना किसी टाइम ड्यूरेशन के बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो उसका मतलब उसको इनिशियल टाइम पे कुछ ना कुछ इनिशियल फेज उसका होगा, कुछ ना कुछ प्रारंभिक कला उसकी होगी। सपोज आपका यहाँ से एसएचएम होता होता पेंडुलम में यहाँ तक हुआ है, बट उसको स्टार्ट करने के लिए सपोज π/6 का आपने ऑलरेडी उसको पुश दे रखा था, ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इनिशियल फेज। अगर दो इक्वेशन दे रखी है, सपोज ये आपका y1 है और y2 इसी तरीके से आपको दे रखा है a sin ओमेगा t, दोनों के लिए देखना एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, आयाम और कोणीय आवर्ती दोनों के लिए क्या है, एक समान है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंपेयर करोगे तो पहली वाली जो पार्टिकल है या पहले वाले कण का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो फाई कला के अंतर के साथ उससे आगे है, ठीक है। यानी फर्स्ट जो इक्वेशन है, फर्स्ट पार्टिकल का जो एसएचएम है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फाई फेज से आगे चल रहा है। क्लियर है सभी को? ये पार्ट और आपको ध्यान में रखना है। डन? नहीं पढ़ा तो ठीक है, हम फटाफट बात कर लेते हैं। फर्स्ट तो हमारी इक्वेशन को कंपेयर करके हमें ध्यान रखना होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मल्टीप्लायर होता है वो आपका क्या कहलाता है, आयाम एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर मैं बात करूँ टी के साथ में कोई मल्टीप्लीकेशन आता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है सभी को? उसके बाद में ये ए जो है, ओमेगा जो है, वो अपने आप में दो क्वेश्चन और सोल्व करता है। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है क्या? ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहाँ से अगर टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछा जाए या लीनियर फ्रीक्वेंसी रेखीय आवर्ती का पूछा जाए तो इनसे हल हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड पार्ट की अगर बात करें, इसके बाद में कोई और इक्वेशन आपको जो ध्यान रखनी है वो है वेलोसिटी की समीकरण ध्यान रखनी है, जिसके लिए हमारे पास में दो समीकरण है जो इंपॉर्टेंट है। क्या है वो दोनों समीकरण आपकी? एक तो है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाली है। मैक्सिमम वैल्यू वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? ए ओमेगा। डन है? यही ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमें बात करनी है इसके बाद में एक्सेलरेशन के बारे में, और उसके लिए हमारी समीकरण क्या बनती है? ओमेगा स्क्वायर वाई और इसका मैक्सिमम जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर ए। बस इतना सा फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखनी है इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए? इसी फॉर्मेट में, लेकिन वो ऑलरेडी हम रोटेशन में भी करके आ चुके हैं तो यहाँ मैंने उसके क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। ठीक है, जो गति के समीकरण होते हैं जो आप एसएचएम में भी अगर यूज करोगे तो उन्हें यूज किया जा सकता है, लेकिन वो रोटेशन में हो गया था तो उनको पुनः काम में लिया नहीं गया है। यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद में एक और इक्वेशन आती है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो होती है कंबाइंडली ऑलवेज क्या रहती है? कंजर्व रहती है। ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो ये दो इक्वेशन और आपको ध्यान में रखनी है। यू का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे? हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही था क्या? अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी यहाँ पर आपकी? 1/2m और v का स्क्वायर, v का जो भी वैल्यू दे रखा है उसका स्क्वायर। डन है? और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या रहती है? कंजर्व रहती है, और वो होती है आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर है? बस ये 5 से 6 फॉर्मूले थे इस चैप्टर में। इनके अलावा कुछ था क्या? थ्योरी पार्ट बहुत सारा है, बाकी फॉर्मूला अगर मेनली बात करें तो वो यही है। उसके अलावा आप पेंडुलम की बात करें, चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। पेंडुलम के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है आपकी? t इज इक्वल टू 2π√L/g। अब यहाँ से फॉर्मूला तो बहुत सारे बना के लिखे होंगे नोट्स में, लेकिन आपको याद ये एक रखना है, इस एक से बाकी काम हो जाएगा अपने आप में। डन है? डिपेंडेंसी L पे है और G पे, उसके अकॉर्डिंग। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हो? सेकंड पार्ट की अगर बात करते हैं, इसके बाद में आता है सेकंड पेंडुलम। उसके लिए सिर्फ इतना याद रखना है, t इज इक्वल टू कितना होता है? 2 सेकंड होता है, इतना ध्यान में रखना है, उसका कोई और समीकरण बनता नहीं है। आगे बढ़ते हैं आपके स्प्रिंग पेंडुलम। तो स्प्रिंग पेंडुलम में आपको ध्यान रखना है t इज इक्वल टू कितना होता है? 2π√k/m। आपको ये ध्यान रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ। t इज इक्वल टू 2π/ω तो सबको याद है क्या? और ओमेगा के लिए हमने क्या पढ़ा है? √m/,
के पढ़ा है क्या, या ओमेगा स्क्वायर इज टू एम अपॉन के पढ़ा है ना, तो बस उसकी वैल्यू वहाँ पर पुट की और कुछ नहीं किया गया। इससे आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो इससे आगे की ओर जो ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है इस के का अरेंजमेंट, या तो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। समानांतर अगर पैरेलल में जो है, हाँ सॉरी ये के अपॉन एम, ओमेगा का के अपॉन एम है ना, ये इक्वेशन भी एम अपॉन के में होगी, ठीक है। यहाँ पे इनर्शिया फैक्टर अपॉन आपका इलास्टिसिटी फैक्टर, ये ध्यान रख लेना, इसमें कंफ्यूजन अगर रहे, ऊपर आता है इनर्शिया फैक्टर, नीचे आता है आपका इलास्टिसिटी फैक्टर, तो एम अपॉन के, रूट एम अपॉन के, ये सिर्फ रिवीजन के लिए बता रही हूँ, लिख रखा है सारा पहले, ठीक है। यहाँ देखो अगर बात करें के की तो दो कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल एक सीरीज। अगर पैरेलल यानी समानांतर की अगर बात करोगे तो कैसा होगा, रेजिस्टेंस का बिल्कुल ऑपोजिट होगा। समानांतर में अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, या फिर हम कहें एन के बन जाएगा। अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन तो स्प्रिंग का ये अरेंजमेंट है, ठीक है। एक अरेंजमेंट जो है वो आपका इस तरीके से दे रखा है, आया समझ में, ये सीरीज है ये पैरेलल है, बस इतना याद रखना, जो रेजिस्टेंस का होता है उसका ऑपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में इसे सीरीज कहते हैं, सीरीज में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा होगा। ये कैसे काम करेगा, ये बिल्कुल काम करेगा किसके जैसे, पैरेलल के जैसे। तो पैरेलल के जैसे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सॉल्व करोगे तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा क्या। आपने यहाँ से एलसीएम लिया K1 K2, ऊपर सॉल्व किया K1 प्लस K2, रेसिप्रोकेट कर दिया, क्या हो जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, डन है। सेकंड आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि बिल्कुल रेजिस्टेंस के सीरीज के जैसे काम करता है, तो इसमें तो सीधा ये लिखना है K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, ठीक है। यानी यहाँ पे तो n गुना हो जाता है और वहाँ पे 1/n गुना हो जाता है, ठीक है, डन है। बढ़े आगे की ओर, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। हालांकि ये काम आपका था, आप लोग करके आते। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहे हैं, और मैं ये चाहूंगी कि प्लीज आप इन क्वेश्चंस को अपने हाथों से ट्राई करें। एक और चीज जो मैंने पीछे देखी है, दो बच्चों से बात की थी, देखिए आप लोगों को एक फॉर्मेट समझाया था, उस फॉर्मेट में हमें कंफ्यूजन क्या आता है वो देखना। यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड कितना आता है, T आता है। क्या ये सिमेट्रिक बॉडीज बन गए क्या, या एसएचएम का जो दो पार्ट है वो सिमेट्रिक होते हैं, सममित होते हैं ना, यानी जितना ये दिख रहा है उतना ही ये दिख रहा है क्या। तो अगर सममित होगा तो हम इसको आधा करके T/2 कर देंगे, डन। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके भी दो हिस्से अगर करूंगी तो सिमेट्रिक बन रहा है क्या, सममित बन रहा है क्या। अगर ये सिमेट्रिक बन रहा है तो इस टाइम पीरियड को भी क्या कर सकती हूँ, हाफ कर सकती हूँ। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लग रहा है बिल्कुल वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा T/4। लेकिन क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, A/2 डिस्टेंस जाने में लगा हुआ टाइम पीरियड, और उस सिचुएशन में ये दोनों पार्ट जो हैं, ये जो दोनों हिस्से हैं वो कतई सिमेट्रिक नहीं है, ये बिल्कुल भी सममित नहीं है, तो आप इस T/4 का आधा नहीं कर सकते सिचुएशन में, ठीक है। उस सिचुएशन में हमें फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, क्लियर है ये वाली बात। तो इसका आधा करके यहाँ पर T/8 मत लिख देना, ठीक है। ये कितना रहेगा आपका T/6, T/12, वो तो जैसे आएगा उसकी बात करेंगे, क्लियर है। तो आप लोग डायरेक्ट निकाल के याद कर लोगे तो बेस्ट है, अदरवाइज आपको जो फॉर्मूलाज दे रखे हैं उनमें पुट करना है, डन। बढ़े आगे की ओर, हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहे हैं, ए सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड A एंड टाइम पीरियड T, द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम A to A/2 T/6। कैसे किया, कर रखा है, जिन्होंने कर रखा है, बाकी जिन्होंने नहीं कर रखा पेन चलाना चालू करें। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। आपको यूज करनी है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फर्स्ट दे रखा है y इज इक्वल टू A sin ω/t, डन। यहाँ पे A की जगह वैल्यू क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है, A चल रहा है, सो A इज इक्वल टू A sin ω/t। A से A कैंसिल, sin ω/t कितना हो गया, 1 हो गया क्या, यानी sin ω/t 1 कहाँ पर होगा, 90 पर, π/2 पर, यानी ω/t जो है वो आपके पास में कितना आ गया, π/2 आ गया। ओमेगा का वैल्यू तो हमें पता होता है, t इज इक्वल टू क्या है,
जब भी टाइम पूछा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड ही पूछा जाएगा, आवर्तकाल के पदों में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 और ओमेगा नीचे आएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा 2 पाई और ऊपर जाके टी, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा टी बाई 4। ये तो हालांकि सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्ट लर्न करवा रखा है कि जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा तो कितना टाइम लेगा टी बाई 4। किससे याद रखना आपको, इस इक्वेशन से ध्यान रखना। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या कहता है, यहाँ पर ऑलवेज क्या रहेगा टी बाई 4 टाइम लगेगा। डन है, बड़े आगे की ओर अगला क्या दे रखा है, उसके बाद में चल के वो कहाँ तक आ रहे हैं a बाई 2 तक, यानी वो यहाँ पे कहीं पर आ रहा होगा a बाई 2 तक, लेकिन वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस हम सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका a बाई 2, a से a कैंसिल, साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा आपका 1 बाई 2, कहाँ पर होता है 1 बाई 2 30 डिग्री पे यानी पाई बाई 6 पे, तो ओमेगा टी कितना आ गया आपका पाई बाई 6। जैसे ही ओमेगा को यहाँ से हटाया क्या हो जाएगा नीचे 2 पाई अपॉन टी कैंसिल, कितना हो जाएगा टी अपॉन 12, 6 2 जा 12, कितना हो गया टी बाई 12। आया क्या सभी को समझ में, अभिजीत क्लियर है। यहाँ से देखिए इस ड्यूरेशन के लिए उनको टाइम जो लग रहा है वो टाइम जो है वो कितना है आपका t बाई 4, यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपको t बाई 12। आपको ये पूछा यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप क्या करोगे इस टाइम में से ये टाइम सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यानी टोटल जो टाइम है वो डिफरेंस में आएगा, तो आप करोगे t बाई 4 माइनस t बाई 12, कितना हो जाएगा आंसर t बाई 6। डन है, आया समझ में। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन रखे हुए हैं। हाँ हाँ वापस उधर आ सकते हैं, मैं तो सिर्फ एक वो बता रही हूँ प्रोसेस की कैसे चल रहा है। ये यहाँ से जाकर के अगर हम इक्वेशन के फॉर्मेट से देखें तो वो एसएचएम की ये क्या बता रहे हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, बढ़ेगा आगे की ओर। जब हम पेंडुलम के फॉर्मेट में देखें तो हम ये कह सकते हैं अब ऐसे थोड़ी यहाँ तक चला गया और उसके बाद में ऑपोजिट कहाँ आएगा, आगे की ओर ही बढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ऊपर और जा रहा है, वो चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जब हम पहले किया करते थे, जब हम लगभग 20 के 22 के आसपास देखते थे तो हमसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, कि x इज इक्वल टू a पे टाइम पीरियड क्या होगा। अब एयरफोर्स में तो स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये जो सिंपली x इज इक्वल टू a पे पूछे जाने वाले। अब क्या होता है मिक्स करके डाला जाता है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आपको 2 तरीके से क्वेश्चन बता दिया गया है और जो अभी क्वेश्चन बन रहा है वो उसी क्वेश्चन का फॉर्मेट है। क्लियर है सभी को, डन, बढ़े आगे की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सरल आवर्त गति करने वाले कण की गति का समीकरण दे रखा है आपको, यहाँ x मीटर में तथा t सेकंड में दे रखा है, इस कण का आवर्त काल क्या होगा। आपको निकालना है t। पहले तो t के फॉर्मूले आएंगे ध्यान में, t बराबर क्या हो सकता है 2 पाई ओमेगा हो सकता है या 1 अपॉन एफ हो सकता है। अब 1 अपॉन एफ तो आपको दे नहीं रखा, एफ तो नहीं दे रखा, लेकिन हमें ओमेगा मिल सकता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या दे रखा है x इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दे रखी है और ये इक्वेशन जो होती है मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी बताया था, जरूरी नहीं x में डिस्प्लेसमेंट हो, y में भी हो सकता है, तो समीकरण आपको x और y दोनों के पदों में मिल सकती है। स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है वो ये कहता है a साइन ओमेगा t, आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाना है, आगे में भी आपको फाई भी मिल सकता है, आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्या ये फॉर्मेट दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, इसे आप कन्वर्ट करोगे, ऑलमोस्ट दे रखा है बट थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, करोगे तो क्या बनेगा 0.01 साइन, ये जो आपका 100 पाई है उसे अंदर लेके जाओगे, क्या बन जाएगा आपका 100 पाई टी प्लस समथिंग जो भी दे रखा है मल्टीप्लीकेशन, हमें ओमेगा से मतलब है, कंपेयर करोगे तो ओमेगा कितना है 100 पाई है क्या, आप यहाँ पे क्या रख दोगे 2 पाई अपॉन 100 पाई, कैंसिल होके क्या बन जाएगा 0.02 सेकेंड, टाइम पीरियड कितना आएगा 0.02 सेकेंड। क्लियर है, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन हालांकि चांस कम है बट मिलते हैं इस तरीके के, आपको सिर्फ डेटा कलेक्ट करना और फॉर्मूले में पुट करना। बढ़े आगे, डन, जल्दी तो नहीं हो रहा ना। हाँ जी, नेक्स्ट दे रखा है 2 इक्वेशन ऑफ 2 SHM आर दिस एंड दिस, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 इज। एक बार ट्राई करो, सिर्फ ये बताओ अप्रोच क्या हो सकती है, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ इतना पता करो कि आपको करना क्या है। चला क्या पता, वेरी नाइस। फेज डिफरेंस निकालना है तो जो आपका वो आगे फाई आता है ना इनिशियल फेज, वही बेसिकली फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, और वो कब निकाल सकते हो
सेब की टोकरी बनती है, सेब केले की तो फ्रूट की टोकरी बनती है। तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, अगर सेब और बनाना दे रखा है तो दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, सेब बनाना पड़ेगा। यहाँ साइन में अगर दे रखा है तो आपको दूसरा फंक्शन भी किस में चाहिए, साइन में चाहिए। अगर आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करोगे तो क्या बनेगा, प्लस π/2, यही बनेगा। और सिंपल अगर π/2 का डिफरेंस आ रहा है तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। डन। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ नहीं, वो सिर्फ ये कर रहा है एक वर्टिकल फ्रेम में हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल फ्रेम में हो रहा है, बस ये। वहाँ पे भी ये चीज़ बताई थी कि x a sin ओमेगा t भी हो सकता है, a cos ओमेगा t भी हो सकता है, y a sin ओमेगा t भी हो सकता है, cos भी हो सकता है। x और y सिर्फ डायरेक्शन बता रहे हैं कि x दिशा में हो रहा है या y दिशा में हो रहा है। डन है, बढ़े आगे। हाँ विनय, डन है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉडी एग्जीक्यूट एज सचम हैज इक्वेशन दिस इन मीटर देन द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो वर्ड पूछा गया फ्रीक्वेंसी, हमारे दिमाग में फ्रीक्वेंसी से आता है ओमेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ही बात करते हैं। बट द फैक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, हर्ट्ज दे रखा है, और हर्ट्ज दे रखा है तो हम किसकी बात करेंगे, एफ की बात करेंगे। करना स्टार्ट करें। सिर्फ आपको क्या करना है, सबके पेन चलते हुए दिखनी चाहिए, सिर्फ इक्वेशन में से डेटा निकालना और फॉर्मूले में रखना और कुछ भी नहीं करना। पहले ये चीजें देखो क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं। क्या ओमेगा का पता चल रहा है साक्षी? नहीं चल रहा। y इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस फाइव। t का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, ओमेगा। दिखा क्या कहीं पर? ठीक है। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, इसके लिए f निकालना है। क्या f और ओमेगा का कोई रिलेशन होता है क्या? चलिए f नहीं तो n कह दो या f कह दो। कोई फॉर्मूला पता है कि लीनियर फ्रीक्वेंसी का? कोई भी फॉर्मूला। 1/t पढ़ा था क्या, लीनियर फ्रीक्वेंसी। अगर 1/t होता है तो t की जगह क्या रख देंगे आप, 2π/ओमेगा। या फिर मैंने डेफिनेशन में भी बताया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है लीनियर फ्रीक्वेंसी का 2π टाइम्स होती है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2π f हो जाएगा। क्या इन दोनों का रिलेशन है तो f निकल सकता है क्या यहाँ से? ओमेगा का वैल्यू पता है, बनाइए फटाफट। और पाई के टर्म्स में नहीं है तो पाई निकालना पड़ेगा। यूज करोगे 22/7। हाँ, पाई का वैल्यू रखो फटाफट। हुआ क्या? सबका होना चाहिए। इसके बाद अगर नहीं हो रहा ना तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। डी आ रहा है, ये बताओ एक वैल्यू आई है ना अभी तक, 35 हर्ट्ज। ठीक है, 35 दो ऑप्शन में है तो चेक करो सेकंड पार्ट। 35 हर्ट्ज आया क्या सभी का? जिनका नहीं आया वो भी बताएं। आया पीछे? डन है। सेकंड रो, सेकंड लास्ट आया बच्चों? बनाओ। जिसका नहीं हो रहा तब तक रुकेंगे आज, जब तक सबका नहीं हो जाता। साक्षी हुआ बच्चे? f इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा कितना है, 220 है ना, पाई 22/7 पुट कर दो। हुआ पीछे? अंशु हो गया? विनय हो गया? बढ़े आगे की ओर। फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए देखते हैं अभी। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ए ओमेगा। क्या होता है, ए ओमेगा। ए का वैल्यू पता है क्या, कितना है, 0.3। ओमेगा का वैल्यू कितना है, 220।
बस मल्टीप्लाई करना है। ऑप्शन ए आ रहा है क्या सबका? पक्का यही है ना? चलिए यहाँ देखो बच्चे, ये किस में दे रखा है? मीटर में दे रखा है। ओमेगा अगर आप रखोगे मल्टीप्लीकेशन में, ओमेगा बेसिकली क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है, यानी ये सेकेंड ही होता है, तो मीटर पर सेकेंड में ही आएगा। ठीक है, ओमेगा की जो डायमेंशन या यूनिट होती है वो सेकेंड इनवर्स ही होती है। ठीक है, डन है सभी का? बढ़े आगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन, its amplitude is a and time period is t. At the time when its speed is half of the maximum speed, its displacement. देखो बच्चों, यहाँ कोई खड़ा रहता है वो एक ही सब्जेक्ट जानता है, और यहाँ कोई खड़ा रहता है वो सारा मैटर उसका खुद का होता है, तो टीचर का तो हाथ साफ होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट में मास्टर है और उसी का खुद का मैटर है पर्सन का, तो वो तो उसमें पारंगत रहेगा। आप लोग जो इतनी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपकी अप्रोचेस भी बहुत सारी होनी चाहिए। अब ये देखो इसमें क्या दे रखा है और कैसे बना सकते हो। फर्स्ट दे रखा है, एक कण मध्य स्थिति से सरल आवर्त गति करना प्रारंभ करता है। ये यहाँ से कट रखा है, मैं बता देती हूँ उसको। यहाँ दे रखा है आयाम उसका कितना है? ए है। ये जो वर्ड कट है उसकी जगह आयाम ए तथा आवर्तकाल टी है। किसी एक समय इसकी गति अधिकतम गति की कितनी होती है? आधी होती है। तो उस समय पर कण का क्या निकालना है? विस्थापन निकालना है। पहली चीज तो क्या दे रखी है? वेलोसिटी कितनी है? वी मैक्स की कितनी है? आधी है। डन। बस आपको v और v मैक्स का फॉर्मूला रखना और कुछ नहीं करना। v का फॉर्मूला भी होता है, y के टर्म्स में होता है, और फिगर आउट भी क्या करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट y फिगर आउट करना है। तो क्या v के फॉर्मूले में y आता है क्या? अभी जस्ट लिखा है नलायकों। क्या था? ओमेगा रूट ए स्क्वायर इज इक्वल टू वी मैक्स कितना है? अपॉन, अब तो बन जाएगी क्या बात? y इज इक्वल टू, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? ओमेगा निकालना पड़ेगा, टी भी निकालना पड़ेगा। अप्रोच ही नहीं है उधर जाने की, तो उसके तो हमारे पास में क्या नहीं है? उस खिचड़ी को बनाने के लिए तो चाल दावल ही नहीं दे रखे। इसको सॉल्व करके आओगे, यहाँ से क्या निकालोगे? ओमेगा दे रखा है क्या? इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा तो अपने आप में कैंसिल ही हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू नहीं मिलेगी। ओमेगा की वैल्यू रखोगे तब साइन समथिंग जो भी आएगा, साइन थीटा निकलेगा, पर ओमेगा ही नहीं है हमारे पास, टी भी नहीं है, तो वो अप्रोच तो हो ही नहीं सकती। हो रहा है क्या अभिजीत? मुंह क्यों बना रहे हो बेटा? हैं, सब कुछ तो लिख के दे दिया, सिर्फ स्क्वायर बनाना है। पूरी क्लास में सबसे शार्प माइंड है अभिजीत का, सबसे यंग है ना सब में, सबसे छोटा। जो जितना छोटा होता है उसका दिमाग उतना ही तेज चलता है। बुढ़ापे के साथ तो दिमाग पे जंग लगने लग जाती है ना? बातों के साथ क्वेश्चन भी बनना चाहिए। हो गया आंसर? क्या हुआ? 3a स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व कैसे किया? स्क्वायर करो सीधा सीधा। स्क्वायर करोगे तो ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये बन गया। देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 बन गया क्या? यहाँ से आप y को उधर ले जाओ, ए स्क्वायर बाई 4 को इधर ले आओ, कितना बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया क्या? सॉल्व किया कितना आ जाएगा? 3a स्क्वायर अपॉन 4 आ गया क्या? इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है तो रूट लगा दिया, क्या आ जाएगा? रूट 3a अपॉन 2 आएगा क्या? डन है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? सी ऑप्शन है। क्लियर है? सबका हुआ?
डन। आप लोगों ने बनाया, देख लो। बढ़े आगे। नहीं हुआ अभिजीत? समझ में भी नहीं है? बढ़े आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा की 1/4 है, तब कण का साम्य स्थिति से विस्थापन उसके आयाम के पदों में होगा। देखिए पहली चीज तो आपको क्या दे रखा है, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो 1/4 है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की। पहले तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। पोटेंशियल एनर्जी का कितना होता है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैक्सिमम के लिए y की जगह है a, तो क्या बन जाएगा? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो काइनेटिक एनर्जी 0 और टोटल एनर्जी कंजर्व। डन। क्या कह रहा है? टोटल एनर्जी का u जो है वो कितनी है? मैक्सिमम एनर्जी का कितना है? 1/4 है क्या? 1/4। बस इसका फॉर्मूला रखना है और इसका फॉर्मूला रखना है, बाकी काम तो आप लोग बना ही देंगे। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है? कह रहा है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो काइनेटिक क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और चाहे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो चाहे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कितनी है? 1/4 है। u की जगह क्या रखोगे? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर और इधर 1/4 और u मैक्स a। चलिए देखते हैं, बाकी सबका होने दें, बनाए फटाफट। नहीं बैठा अभी भी? ये मैक्सिमम एनर्जी होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? होता है क्या? क्वेश्चन वाला ये कह रहा है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की 1/4 है। बस u की जगह क्या रखोगे? u मैक्स की जगह ये कट कर दो, c आ रहा है, मेजॉरिटी c पे आ गई है। बनाओ सभी। हो रहा है अभिजीत? काटना तो पड़ेगा ना, पेन अगर बचा के बैठे रहोगे तो कैसे होगा? फिर तो टच ही होगी हैं। u है, v नहीं है। u का फॉर्मूला, u मैक्स का फॉर्मूला ये जो कट रहा है काट दो। क्या करना है आपको? हो गया? c आ रहा है गर्ल्स? a/2। डन। सभी का हो गया? पीछे देखो, यहां से कट करोगे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, सिंपली क्या आ जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a/2। डन है? कुछ करना पड़ा क्या? अब जब हम दूसरा क्वेश्चन जो बहुत पहले हिमांशु ने पूछा था कि मैम एग्जाम में ऐसे करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, तब हमें सिर्फ इतना सा लिखना है, ठीक है? मतलब साथ में वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल उस तरीके से भी सोचना चाहिए आपको कि एग्जाम में आप ये करने बैठोगे क्या। उस टाइम पे सीधा आपके दिमाग में ये आनी चाहिए और उसकी वैल्यूज आनी चाहिए। डन है? बढ़े आगे। पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 10 ग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु सीधी रेखा में सरल आवर्त गति करती है, उसका आवर्त काल कितना है? 2 सेकंड है। कंपन विस्तार 10 सेंटीमीटर है। ये क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ओके ठीक है, ये गलत लिख रखा है हिंदी लैंग्वेज में, इसको बोलेंगे आयाम। ठीक है, आयाम 10 सेंटीमीटर है और संतुलन की स्थिति से उसका जो विस्थापन हुआ है वो 5 सेंटीमीटर हुआ है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? बस फॉर्मूले में डेटा पुट करना है, बाकी सब कर रखा है इन्होंने। फॉर्मूला नहीं याद है वो भी हम लिख देते हैं, 1/2 mv स्क्वायर। v की जगह क्या आ जाएगा आपका? ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बस आपको क्या निकालना है? रिजल्ट निकालना है मैथ सॉल्व करके। ये फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जब पढ़ाई थी तो उसमें लिखा हुआ है, यहाँ देखो। हाँ ये क्या है? हाँ दिख गया?
फास्ट अगर कैंची की जैसे जुबान चलती है, कहावत अगर कैंची के जैसे हाथ चलते हैं अगर होती तो दुनिया में कितने परिवर्तन हो जाते ना, पर चलती कैंची के जैसे जुबान ही है। हो रहा है क्या सोल्यूशन? काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? Its kinetic energy when displacement is 5 centimeter, when it is at 5 centimeter away from the mean position. ओमेगा नहीं दे रखा तो बना दो 2 पाई अपॉन टी दे रखा है, बस रख दो। ये तो सबको पता चल रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है तो ऑब्वियसली फॉर्मूले में तो पाई है नहीं, तो खुद ही लेके आए हम लोग। देखो बच्चों सी आ रहा है, चलो देखते हैं। यहां से देखिए मास m जिसे कहते हो आप लोग वो 10 ग्राम दे रखा है। आपको कन्वर्जन भी नहीं करना क्योंकि ये किस में दे रखा है, CGS में दे रखा है, तो आपको एज इट इज यूज करना है। नेक्स्ट दे रखा है टाइम पीरियड कैपिटल T दे रखा है, एम्पलीट्यूड कैपिटल A दे रखा है, आपको y दे रखा है। डन। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सी आया है, सबका सी आ गया 375 पाई स्क्वायर। अभिजीत वो आगे देना, नोटबुक पास करना इधर। हर बार नहीं आया, कैसे हो रहा है ये? पाई स्क्वायर ओमेगा का वैल्यू कहाँ दे रखा है? ओमेगा कहाँ लिख रखा है इसमें? ओमेगा 2 पाई अपॉन टी, 2 से 2 कट किया, पाई रख दिया, ठीक है, हो तो गया बच्चे। डन है, सी है सभी का। बड़े आगे क्यों? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज हैंगिंग vertically by an ideal string of force constant k. If the mass is made up of made to oscillate vertically, its total energy is. हिंदी मीडियम वालों को नहीं दिख रहा। m द्रव्यमान का कण है, k बल नियतांक वाली स्प्रिंग से बंधा हुआ है और वो ऊर्ध्वाधर क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो इसकी कुल ऊर्जा होगी मैक्सिमम कहां पर होगी? एक्सट्रीम पे। मैक्सिमम कहां पर होगी? मीन पे। मिनिमम होगी क्या मीन पे, या फिर हम कहें सभी जगहों पर सेम? टोटल एनर्जी। यहां से कोई बॉडी एसएचएम कर रही है, ये मीन पोजीशन है, यहां पर उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। इसकी मीन स्थिति पे, साम्य अवस्था पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। जब ये कहाँ होगी? एक्सट्रीम पे। सपोज यहाँ पर आपका पॉजिटिव एक्सट्रीम है, यहाँ पे माइनस इन नेगेटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। जब एक्सट्रीम पे जाती है तो उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, गति स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, और कुल ऊर्जा जो है, टोटल एनर्जी जो है आपकी, वो क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो सदैव क्या रहती है? नियत रहती है, एक समान रहती है। सो वर्ड इज टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। क्लियर है? चाहे वो स्प्रिंग में हो, चाहे वो पेंडुलम में हो, ठीक है। क्लियर है? रिपीट कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, गतिज ऊर्जा साम्य अवस्था पर अधिकतम, और स्थितिज ऊर्जा चरम सीमा पर अधिकतम, यानी अधिकतम आयाम पर अधिकतम। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी कण के लिए गति का समीकरण दे रखा है, के बल नियतांक दे रखा है, स्प्रिंग के लिए आपको क्या निकालना है? आवर्तकाल निकालना है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है। चलिए एक बात करते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर दे रखा है। क्या होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर? डबल डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट का, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन।
क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। a इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। एसएचएम में a होता है आपका कितना, ओमेगा वाई ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस में, यही होता है। इसी को शिफ्ट करके मैंने एक इक्वेशन बना के छोड़ी थी, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर और प्लस में आपका ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। और ओमेगा की जगह क्या रख दोगे वैल्यू उसकी, रूट के अपॉन एम रख दोगे। रूट के अपॉन एम इसकी जगह रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करते ही रूट कैंसिल हो जाएगा, एम एलसीएम लिया इसके साथ आ गया इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, एम ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट था क्या, एम इज इक्वल टू, तुलना करें, m इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू k। आपको क्या निकालना है, ओमेगा। ओमेगा कितना होता है, रूट k अपॉन एम, तो k अपॉन 1, k अपॉन 1 क्या हो जाएगा, रूट k। आंसर क्या आ गया आपके पास में, रूट k। लेकिन आपसे क्या पूछा यहाँ पे, आवर्तकाल। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, रूट k, तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन रूट k। कितना आ जाएगा, 2 पाई अपॉन रूट k। डन है क्या, क्लियर है सभी को, बढ़े आगे, नहीं है। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सरल लोलक का आवर्तकाल t दे रखा है, इसकी लंबाई अगर 21% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत हो जाएगा। पहले तो आवर्तकाल का फॉर्मूला याद करो क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। पढ़ा था क्या, इससे एक नया फॉर्मूला जनरेट किया था, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट L1 अपॉन रूट L2, या फिर कहें T प्रोपोर्शनल रूट L था क्या। दो अप्रोचेज हैं, हालांकि हम जब एरर कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है एरर कॉन्सेप्ट वाले लॉजिक से। क्यों आती है, उसका रीजन ये है कि उसके सापेक्ष उसको बढ़ा दिया गया है, तो इसमें एरर ना यूज करते हुए आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाओगे। एरर वाले से भी आपका आंसर आएगा, जो बच्चे नए हैं उनको एरर वाला भी बताऊंगी, प्लस पहले इसके फॉर्मेट से करते हैं। मान लेते हैं स्टार्टिंग में लेंथ कितनी थी, 100 थी, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में चेंज दे रखा है, तो अब बढ़ करके कितनी हो गई, 121 हो गई क्या। 100 में अगर 21% चेंज कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 121। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड उसको टी मान लेते हैं। अभी जो नया आया वो हमें फिगर आउट करना है। लेंथ स्टार्टिंग में कितनी है, 100 है, अब कितनी हो गई, 121। इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 10/11 आ जाएगा क्या, बढ़ गई है। यहाँ से t इज इक्वल टू T2 अगर आपको फिगर आउट करना है तो T2 कितना आ जाएगा, 11t/10 आ जाएगा क्या। डन। कितना चेंज हो रहा है, अगर t था तो उसमें कितना चेंज हो गया, 11/10 हो गया। अब स्टार्टिंग में t था, t में अगर चेंज फिगर आउट करोगे तो कितना आ गया, 1t/10 आ गया क्या। T2 का वैल्यू कितना आया, 11t/10। यहाँ तक सहमत है सारे, हमें इसको रिजल्ट को भी परसेंटेज में निकालना है। तो ये स्टार्टिंग में टाइम पीरियड कितना था, t, कितना था t, और अब कितना हो गया, 11t/10। तो चेंज कितना हुआ, 11t/10 माइनस t, कितना आ जाएगा, 1t/10। यही चेंज हुआ क्या, परसेंटेज निकालोगे तो इंटू 100 कितना आ जाएगा, 10% t, यानी जो प्रारंभिक आवर्तकाल था उसका कितना हो गया है, 10%। आया क्या समझ में, ये तो आपकी मैथमेटिक्स करवाती है। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा है हमने, एरर कॉन्सेप्ट, और उसके अनुसार क्या है, अगर प्रतिशत परिवर्तन दे रखा है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू से फिगर आउट किया है इसको। एरर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सपोज आपको दे रखा है a इज इक्वल टू b/c², ठीक है, और आपको a में परसेंटेज चेंज निकालना है, यानी बढ़ोतरी या कमी निकालनी है प्रतिशत में, तो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे, del a/a इंटू 100 इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन दे रखा, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सम होता है, ठीक है। एरर में क्या हो जाएगा, del b/b इंटू 100 प्लस पावर ऑलवेज किस में आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ del c/c। ये एरर फिगर आउट करने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे उनको दोबारा बाद में बताया जाएगा।
जिनको आता बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको रिवीजन में फिर दोबारा करवाएंगे। डन, क्लियर है? इंटू 100% के लिए, ठीक है, डन, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, फॉर्मूला क्या बनता है, T इज इक्वल टू रूट एल, ये बनता है क्या? अगर बाकी सबको नियत कर दे तो बन गया क्या? क्योंकि T प्रोपोर्शनल रूट एल है, तो इससे फॉर्मूला बन गया T इज इक्वल टू एल टू पावर 1/2। डन, एल में परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है, डेल टी अपॉन टी परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल, लेकिन आगे क्या आएगा मल्टीप्लाई में 1/2 और परसेंटेज। डन, इसमें कितना चेंज हुआ है, 21%, तो इसकी वैल्यू रख दोगे 1/2 इंटू 21%, ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 10%। डन है, लेकिन वो 10.5 आएगा, इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो है वो आपको क्या मिलेगा, 10% मिलेगा, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, ये राउंड फिगर में बता रहे। आया समझ में? रिपीट करूँ, बढ़े आगे? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ, द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट विल बी। आप लोग करेंगे सभी, क्योंकि ग्रेविटेशन मैंने आपको इससे पहले प्रैक्टिस भी करवाया और पढ़ाया भी है। फॉर्मूला बता देती हूँ, T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है। आपको यूज लेना है T एंटी प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट जी। पहले तो उस ग्रह के लिए आपको क्या निकालना है, जी का वैल्यू देखना है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है, क्योंकि उसका मास ट्वाइस हो गया और डायमीटर भी क्या हो गई है, ट्वाइस हो गई है। चलिए, पुराना भी हमें याद नहीं होगा, G इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। हाँ बिल्कुल, टाइम लीजिए। पता तो चल गया कि क्या करना है आपको, मतलब अप्रोच पता चल गई कि कहाँ जाना है, हमें रास्ता क्या लेना है, वो समझ आया? नहीं आया? नहीं है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सीखने बैठे हो। आपको जी का वैल्यू पता है अर्थ के लिए, ये होता है क्या, अब नए ग्रह के लिए निकालना है, दूसरे प्लेनेट के लिए। उस प्लेनेट के लिए क्या दे रखा है, मास अर्थ का 2 गुना, यानी m की जगह क्या हो जाएगा, 2m। डायमीटर कितनी हो जाएगी, अर्थ की डबल। डायमीटर को भूल जाओ, हम सीधा रेडियस यूज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। रेडियस क्या हो जाएगी, डबल, तो r की जगह क्या यूज करोगे, 2r। तो सोल्यूशन अगर आप बनाओगे g डैश का उस प्लेनेट के लिए, g 2m अपॉन क्या, r की जगह 2r का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 4r स्क्वायर। कितना बन गया, अर्थ का जो g था उसका कितना आ गया, g/2 आ गया क्या, बस बाकी पार्ट तो सीधा दे रखा है सामने। हाँ मतलब डायमीटर और मास में चेंज किया है, डायमीटर और मास चेंज हुए तो क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। r इज इक्वल टू कितना होता है, d/2, ठीक है। अब डायमीटर जो है इसकी जगह मैं क्या रख देती हूँ, r की जगह d²/4। डन, अर्थ के लिए। नए प्लेनेट के लिए क्या हो जाएगा, डायमीटर का ट्वाइस हो जाएगा, यानी आप क्या रख दोगे, इसका 2 टाइम्स रख दोगे, यानी d/2 का 2 टाइम्स रख दोगे, तो वो d रखा जाएगा, वैल्यू ओवरऑल वही बनेगी। रेडियस और डायमीटर तो दोनों कॉन्सेप्ट में सेम तरीके से रिलेटेड है ना, उनमें कोई चेंज नहीं आने वाला। जब आप पृथ्वी के लिए निकालोगे तो भी d/2r ही होगा, किसी अदर प्लेनेट के लिए भी d लिखोगे तो भी वो 2r ही होगा, वो दोनों का रिलेशन तो सेम रहने वाला है ना। शायद बी, चलिए देखते हैं बी, बाकी बनाए, हो रहा है पीछे, सी आ रहा है, देखते हैं सी भी, ठीक है, 2 पाई, डन। एक चीज ध्यान रखना, ये किसकी बात हो रही है, सेकंड्स पेंडुलम की बात हो रही है, तो उसके लिए t इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। डन है,
तो आपने क्या लिखा है, 2 लिखा है। सेकंड पेंडुलम क्या जी पे डिपेंड नहीं करता, क्या करता है ना, तो जी पे डिपेंड करता है, तो उसका जो रिजल्ट, हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा है वो भी अच्छी बात है, जो नहीं आ रहा वो भी बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट कहो सामने से। तो यहाँ से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, अगर t1 और t2 के रिलेशन से आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका g2 अपॉन g1, ठीक है। अर्थ के लिए t1 मान लिया और नए प्लेनेट के लिए t2 मान लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, t1 को तो t रहने दो, उसका वैल्यू कितना है 2 है, नए प्लेनेट के लिए हम मान लेते हैं उसको t डैश, ये कितना है g2 नए प्लेनेट वाला, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट में कितना है g/2, तो कितना हो जाएगा g/2, और अर्थ का कितना है g से g कैंसिल, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t डैश इज इक्वल टू 2√2 आ जाएगा। क्या आ रहा है क्या सभी को समझ? हाँ क्या तरीका यूज किया है, हाँ वो कोई इशू नहीं, वो भी वही सेम चीज है। आपने क्या किया है, 8r क्यों किया है, 4r ले लिया मैंने यहाँ पे r की जगह 16 कर दिया, उससे 8 कर दिया, 2 में ले लिया, तो 4r दे ही नहीं रखा आपको, ट्वाइस दे रखा, 8r से आ ही नहीं सकता, 8r से फिर 2√2 कैसे आ ही है, नहीं सकता, तो इनका कैलकुलेशन पता है वो 2 कैसे है इनका, इन्होंने वो 2 नहीं लिया, इन्होंने वो 2 इसकी वजह से आया है इनके 2√2, हाँ तो वो इसकी वजह से आंसर है। आपको सेकंड पेंडुलम के लिए t इज इक्वल टू 2 यूज करना है, ठीक है, क्लियर है सभी को। रिपीट करूँ ये कॉन्सेप्ट, आपको सिंपली पता चल रहा है अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो नए प्लेनेट के लिए जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, अर्थ के जी का हाफ हो जाएगा। आपको सिंपली ये क्या करना है, टाइम पीरियड का रिलेशन यूज करना है और जी का वैल्यूज पुट करना है। क्लियर है, डन है, बढ़े आगे की ओर। हाँ जी, two identical springs of constant k are connected in series and parallel as shown in the figure. A mass m is suspended from them. The ratio of their frequency of vertical oscillation will be. आपको पहले तो ये देखना, आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसीज का रेशो निकालना है, ठीक है, यानी आपको निकालना है उसके लिए ω1 और ω2, या फिर आप कहोगे कि मैम यहाँ तो फ्रीक्वेंसी लिख रखा है, हम कैसे माने ओमेगा की बात कर रहे हैं, एंगुलर थोड़ी लिख रखा है। अरे भैया आप तब उसको f1 और f2 निकालोगे तो भी रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 पाई आता है, सॉरी यहाँ पर 2 पाई आता है और वो 2 पाई रेशो में कॉमन में कट हो जाता है। तो आप एंगुलर निकालो चाहे लीनियर निकालो, बात एक ही है। डन है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और हम अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा क्या होता है आपका √k/m। आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, मास दे रखा है, k आप कैलकुलेट करोगे। पहले तो ये बताओ इसके लिए k का रिजल्ट कितना आएगा, k2 सीरीज में दे रखा है तो k1 + k2 होगा क्या, सीरीज में रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा 2i और सॉरी k² हो जाएगा, कितना आ जाएगा k/2। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। कैसे सॉल्व करोगे, 1/k, डी आंसर आ रहा है, देखते हैं 1/k + 1/k। क्लियर है, तो इसका रिजल्ट तो कितना आया, k = k/2, और इसके लिए कितना हो जाएगा 2k। डन, आपको रेशियो निकालना है, ओमेगा का मास तो दोनों केसेस में सेम है, यानी √k1 रेशियो √k2, यही निकालना है क्या। यहाँ पर तो क्या रखा जाएगा आपका k/2 का रूट, रेशियो यहाँ पर क्या रखा जाएगा 2k। डन, रूट से रूट कैंसिल कर दो, या अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो √k से √k कैंसिल कर दो, यहाँ पे √2 एलसीएम लोगे, उधर जाएगा क्या बन जाएगा, रेशियो 1:2 बनेगा कि नहीं। यहाँ पे बन रहा है 1/√2। डन, रेशियो यहाँ पर क्या बन रहा है √2। अब रेशियो को सॉल्व करना मैथ सिखाती है, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा √2, क्या बन जाएगा 1:√2 × √2। बेटा यहाँ एलसीएम क्यों लेगो, 4 कैसे होगा, रूट नहीं दिख रहा क्या वहां पर, हो जाएगा ना, तो क्या बन गया 1:2। क्लियर है, बढ़े आगे। डन, पीछे नेक्स्ट देखिए, एक स्प्रिंग नियतांक k की स्प्रिंग से जुड़ा m द्रव्यमान का एक गुटका चिकनी क्षैतिज मेज पर दोलन कर रहा है। स्प्रिंग का दूसरा सिरा दीवार से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग की प्राकृतिक लंबाई
पर गुटके की चाल v है, क्षणिक विराम में आने से पूर्व यदि गुटका साम्य स्थिति से x दूरी पर चलता है तो कॉन्सेप्ट क्या दे रखा है, स्प्रिंग के लिए मास दे रखा है m, वो अटैच है किसके साथ में, एक स्प्रिंग के साथ में जिसका कांस्टेंट कितना है k, और वो स्प्रिंग अटैच है किसके साथ में, एक वॉल के साथ में हॉरिजॉन्टल टेबल पर। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स टू द वॉल। नेक्स्ट दे रखा है द ब्लॉक हैज अ वेलोसिटी v व्हेन स्प्रिंग इज इट्स नेचुरल लेंथ, ये नॉर्मली रखी हुई स्प्रिंग नेचुरल लेंथ है, यहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो v है, अब इसको खींचा जाएगा तभी ये सिस्टम करेगा। डन। द ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे बिफोर कमिंग टू एन इंस्टेंट रेस्ट, वो वापस रेस्ट में जब आए, खींचने के बाद में जितना भी वो चले, सपोज अब रुकने की सिचुएशन दो होती हैं, जब यहाँ से खींचा तो मैक्सिमम पे जब जाएगा तब रुक जाएगा, वापस आएगा तो एक पॉइंट इधर आएगा जहाँ रुक जाएगा। अब हमें नहीं पता वो कौन सी सिचुएशन है, हम ये मान लेते हैं कि वो पॉइंट है जहाँ पर रेस्ट पे आ रहा है, यानी उस पॉइंट पे v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0, रेस्ट पे आ रहा है। इफ द ब्लॉक मूव इन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट x, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, x दे रखा है, फ्रॉम द मीन पोजीशन, देन आपको x का वैल्यू फिगर आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है v, डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैक्सिमम पर जाएगी तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पे डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यानी मैक्सिमम कह लो या कोई भी वो सिचुएशन कह लो जहां पर वेलोसिटी क्या होती है उसकी 0 होती है, वो हमें नहीं पता कौन सी लोकेशन है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको फिगर आउट करना तो उसका फॉर्मूला आपके पास में a sin ओमेगा t होता है, इसके अलावा हमारे पास में कोई चॉइस नहीं है। तो हमें जाना है कहाँ पर, v के फॉर्मूले पे, किस पे जाना है, v के फॉर्मूले पे। v का फॉर्मूला क्या कहता है, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। कब निकालना है y का वैल्यू, जब आपका v क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, v क्या हो जाएगा 0, यानी उस सिचुएशन में y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, y तो a होना चाहिए ना, एक के बराबर होना चाहिए। ब्लॉक मूव्स इन डिस्टेंस x फ्रॉम द मेन पोजीशन, वेट ये थोड़ा सा अलग है। वेलोसिटी यहाँ पे देखो ये लिख रखा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख रहा, क्या लिख रखा है, डिस्टेंस लिख रखा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड अगर आपको दे रखी है, स्पीड का वैल्यू आपको पता है कितना है, v है, और टाइम आप लोगों को फिगर आउट करना है। किसके लिए फिगर आउट करना है, जब वो क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन पे जा रहा है जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी 0 हो जाती है। अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है यानी वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, किसी पर्टिकुलर अमाउंट से डिस्प्लेस होके जा रहा है। तो वहां पर आपको स्पीड दे रखी है कितनी, v इंटू टाइम। टाइम किसके इक्वल होगा, अगर वो a तक जा रहा है तो टाइम किसके इक्वल होगा, अगर एक्सट्रीम पे जा रहा है तो टाइम किसके इक्वल होगा, आवर्तकाल के पदों में होगा क्या, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में होगा। और एम्पलीट्यूड के फॉर्म में अगर देखोगे तो कितना जा रहा है, मीन से वो कहां पर जा रहा है, मैक्सिमम पर, और मैक्सिमम पर जाने पे क्या पूरा आवर्तकाल ले लेता है क्या, कितना लेगा, t/4। फिर भी इससे फॉर्म तो सॉल्व नहीं होगा। एक सेकेंड, यहाँ से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, फिर ये किसी पॉइंट पे जा रहा है, सपोज इस पॉइंट पे जा रहा है जहाँ पर वेलोसिटी 0। ओके फाइन, इसको एक और अप्रोच से हम बना सकते हैं। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन, अगर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर रुक रहा है यानी मैक्सिमम एक्सट्रीम पे है, तो यहाँ पर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। बिल्कुल इससे हो जाना चाहिए। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितनी, और कंजर्वेशन क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल दी एनर्जीज इक्वल्स टू बोथ पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। डन। वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और एक्सट्रीम पे है तो क्या हो जाएगा, a²।
यहाँ से m कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। आपको क्या फिगर आउट करना है? a फिगर आउट करना है, लेकिन हमने a रख दिया, हमें क्या रखना है? x ही रखना है। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये कैंसिल करोगे, x इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा, और इन टर्म्स ऑफ km आ रहा है तो v रूट आपका क्या आ जाएगा? m अपॉन k हो जाएगा। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से होगा। क्लियर है? बट यहाँ पे ये वाली चीज़ भी हम दिमाग से लगा सकते थे, क्योंकि स्पीड और वो दे रखा है बट टाइम नहीं दे रखा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? डन है? रिपीट करूँ एक बार? वही चीज़ है, हाँ, क्योंकि नहीं दिमाग में आ रहा। अब जैसे सेकंड अप्रोच जो आई थी उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमें निकालना था डिस्टेंस निकाला तो स्पीड इनटू टाइम किया, लेकिन हम टाइम नहीं बना पा रहे। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि हमें वो पॉइंट ये नहीं दे रखा कि वो मीन पॉइंट ही होगा। ये नहीं कह रखा कि वो पॉइंट क्या होगा? मीन पॉइंट ही होगा, या फिर वो पॉइंट ये तो बता रखा जब स्टार्ट कर रहा है तब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? वो मीन से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे वेलोसिटी क्या दे रखी है? v। लेकिन जहाँ पे जाके रुकेगा वो एक्सट्रीम होगा कि नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो हम अगर एक्सट्रीम सिचुएशन लेके चलेंगे तो हमारे पास t तो फिगर आउट नहीं हो सकता। तो एक्सट्रीम पे हम ये ध्यान में रख सकते हैं जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही है, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी किस में बदल गई है? पोटेंशियल में बदल गई। तो यही एक अप्रोच बनती है। अगर हम जैसे अब जैसे ये वाले पॉइंट भी आएंगे आपके पास में कि आप करने बैठोगे, अभी किया तीनों तरीके अप्लाई कर लिए, लेकिन फाइनल में हमें पता चला कि वो वाला होगा। तो जैसे ये आप लेकर बैठोगे तो आपके पास टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे टी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो अगर आप करना भी चाहोगे तो टी कहाँ से लाओगे? तो फिर वहीं पे कैंसिल हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी लैंग्वेज ट्रिकी होती है, तो वहाँ टाइम लग जाएगा। चलें नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बनाएं फटाफट। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को ब्रेक करके डायग्राम बना दो, बाकी काम मैं करूं। क्वेश्चन कह रहा है एक क्षैतिज घर्षण रहित मेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक का द्रव्यमान m दे रखा है और दोनों ओर से स्प्रिंग लगी हुई है। इसके बल नियतांक दे रखे हैं k1 और k2। यदि इस ब्लॉक को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो दोलन के लिए कोणीय आवृत्ति क्या होगी? आपको क्या निकालना है? ओमेगा निकालना है। ओमेगा क्या हो जाएगा? k अपॉन m। फटाफट बनाए। बिल्कुल सही डायग्राम है। ये कह रखा है ये ब्लॉक है, यहाँ से एक स्प्रिंग लगी हुई, यहाँ से एक स्प्रिंग लगी हुई है। यहाँ पे देखिए हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है? वन एंड कनेक्टेड बाय द अनदर एंड। तो क्या हो जाएगा? सीरीज। क्या दोनों अंत सिरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, यानी ये क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? k1 प्लस k2। बस आपको क्या रखना है यहाँ पे? k की जगह k1 प्लस k2। तो ऑप्शन जो a है वो क्या बता रहा है? ओमेगा की वैल्यू बता रहा है। रीजन क्या था? सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बताने का। ठीक है, अगर दोनों एंड डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है मतलब वो सीरीज तो कतई ही नहीं है, वो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? इस तरीके का अरेंजमेंट भी अगर आपको देखने का मिले, ये दोनों पैरेलल, फिर ये जो रिजल्टेंट आएगा और ये वाला, ये दोनों भी आपस में पैरेलल, यानी ओवरऑल किसकी बात हो रही है? पैरेलल की ही बात हो रही है। तो तीनों पैरेलल में ही कंसीडर होंगे। बढ़े आगे की ओर। खत्म। एक सेकंड।